हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि ऑर्थोपेडिक असेसमेंट में कौन कौन से डाटा है जो इम्पॉर्टेंट है जो आप असेसमेंट में लिखते हैं। इसके पहले अभी तक मैंने न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों को वो वीडियो का लिंक चाहिए तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप कमेंट कीजिएगा तो मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो जहाँ से स्टार्टिंग होता है असेसमेंट का वो ऑलवेज स्टार्ट्स विद द नेम। ठीक है, तो नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, चीफ कंप्लेंट, ये तो हो गया कॉमन वाली बात। चीफ कंप्लेंट का मतलब हुआ कि जो पेशेंट को प्रॉब्लम आ रहा है ठीक वैसे ही पेशेंट के ही लैंग्वेज में आपको लिखना है असेसमेंट में। फिर आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में पहला है प्रेजेंट हिस्ट्री। प्रेजेंट हिस्ट्री में हम लोग लिखते हैं डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, कंडीशन। अब देखिए कंडीशन जो है वो पहले से इम्प्रूव्ड है या स्टेशनरी है या डिटोरिएटेड है, ये देख करके समझ में आता है ना, तो वो लिखना है इसमें। ठीक है, फिर आता है कि मसल वीकनेस वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। अब आ गया पेन का हिस्ट्री। इसमें बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स में, टाइप्स ऑफ पेन और एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर, मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पेन बढ़ रहा है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पेन घट रहा है। पेन असेसमेंट में हम लोग एक और टूल के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग कह देते हैं VAS, वास स्केल। ठीक है, तो अभी पेन असेसमेंट हम लोग आगे देखेंगे अभी इसी में। ठीक है, फिर आता है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकियल अस्थमा, BP, डायबिटीज़ मेलाइटस, कार्डियक प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह का ट्रॉमा। तो बेसिकली पास्ट हिस्ट्री में वो सारी चीज़ें लिखते हैं जैसे कि पेशेंट कभी ना कभी कुछ वैसा प्रॉब्लम तो नहीं था, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा हो गया या ट्यूबरकुलोसिस हो गया या फिर ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर आता है फैमिली हिस्ट्री। इसमें होता है हेरिडिटरी, कॉन्सेंग्विटी, ये सारी चीज़ें। फिर आता है पर्सनल हिस्ट्री जिसमें अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें हैं जिसका फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार लेता है और कितना अमाउंट में। जैसे कि मान लीजिए अल्कोहल है तो दिन भर में 3 बार या 4 बार, और अगर अमाउंट की बात करें तो 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, वो सारी चीज़ें। बाकी बिहेवियर और पर्सनालिटी मोस्टली न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का ही पार्ट है, बट मैंने इसमें लिख दिया है। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड देन इन दी एंड आता है मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें कि कोई भी तरह का सर्जरी हो गया या फिर किसी भी तरह का मेडिकेशंस पे वो कभी था या अभी है, वो सारा चीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। नेक्स्ट आता है आपका ऑन ऑब्जर्वेशन, मतलब कि ऑब्जर्व करके कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। पहला असिस्टिव एड, मतलब कि ऐसा कोई असिस्टिव एड तो नहीं है जिससे कि पेशेंट को वो यूज़ कर रहा है चलने फिरने के लिए। अब असिस्टिव एड में आपका बेसिकली ह्यूमन सपोर्ट भी हो सकता है, या फिर ह्यूमन सपोर्ट के अलावा जो आपका क्रच हो गया या फिर स्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। देख करके जनरल कंडीशन समझ में आता है ना कि पेशेंट का जो कंडीशन है वो सही है या बिल्कुल ही ख़राब है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर आता है मसल वेस्टिंग या फिर एट्रॉफी। फिर किसी भी तरह का पोस्चरल एबनॉर्मैलिटी, इडीमा, ट्रॉपिकल चेंजेस, किसी भी तरह का बैंडेज या स्कार्स। एंड देन इन दी एंड आता है एटीट्यूड ऑफ द लिम्ब इन डिफरेंट पोजीशन सच एज स्पाइन, सिटिंग, स्टैंडिंग। तो लिम्ब का जो एटीट्यूड है, पोस्चर है, वो स्पाइन में, फिर आपका सिटिंग में, स्टैंडिंग में, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करके हम लोग नोट डाउन करते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ गेट। तो जो ऑर्थोपेडिक में सबसे जो कॉमन गेट है ना वो है आपका एंटाल्जिक गेट। अब गेट के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जिसमें कि मैंने गेट को भी डिस्क्राइब किया, उसका फेजेस को भी डिस्क्राइब किया है, फिर उसका कॉजेज़ को भी डिस्क्राइब किया है कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से एबनॉर्मल गेट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद मैंने डिस्क्राइब किया है कि पैथोलॉजिकल गेट कितने सारे होते हैं। उन सभी के बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दूँगा। फिर आता है बोनी कॉन्टोर एंड देन इन दी एंड आता है किसी भी तरह का डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी मतलब स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी। ठीक है, चलिए ऑन पाल्पेशन, पाल्पेट करके क्या चेक करते हैं, तो एक है आपका टेंडरनेस। अब इसका ग्रेडिंग समझिए। ग्रेड 0 का मतलब होता है कि टेंडरनेस वहाँ प्रेजेंट नहीं है। ग्रेड 1 का मतलब होता है कि वहाँ पे टेंडरनेस आपको पता चलेगा, पेशेंट आपको ऐसा बोलेगा। ठीक है, फिर ग्रेड 2 का मतलब होता है कि पेशेंट जो है वो विंस करता है। विंस मतलब कि वो झटका से वो मूवमेंट करता है। ठीक है, पेन की वजह से। ग्रेड 3 का मतलब है
कि विंस करने के साथ साथ वो विड्रॉ भी करेगा। मतलब अगर हाथ पे आप उसका पालपेट करके चेक कर रहे हैं टेंडरनेस है या नहीं है, तो अपना हार्ट को झटका दे करके वो आपसे दूर भी कर लेगा। और ग्रेड 4 का मतलब होता है कि वो पेशेंट आपको टच ही नहीं करने देगा। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आपका टिश्यू टेंशन एंड टेक्सचर, टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ द स्किन, स्पाज्म, स्किन टाइप विच कैन बी ड्राई और एक्सेसिव मॉइस्चर, स्कार, स्वेलिंग कैन बी ड्यू टू ब्लड एंड साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है। फिर आता है कैलस फॉर्मेशन, मसल थिकनिंग, टाइप्स ऑफ एडिमा विच कैन बी पिटिंग और नॉन पिटिंग, एंड द लास्ट वन इज क्रैपिटेटिंग साउंड वाइल मूवमेंट इज प्रेजेंट और एब्सेंट। ये हो गया। फिर आता है एग्जामिनेशन में आएगा वाइटल साइंस, मोटर असेसमेंट। अब मोटर असेसमेंट में क्या क्या आता है? मोटर असेसमेंट में सबसे जो पहला चेक करते हैं वो है आपका रेंज ऑफ मोशन। अब रेंज ऑफ मोशन दो तरीके का होता है, एक्टिवली और एक पैसिवली। ठीक है। पैसिवली मतलब कि थेरेपिस्ट के हेल्प के साथ, और एक्टिवली मतलब जो पेशेंट खुद से कर रहा है। उसको चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि कब और कहाँ पे पेन स्टार्ट हो रहा है, या मूवमेंट जो है वो पेन को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। यूजुअली पेन को बढ़ाता ही है। पैटर्न ऑफ द मूवमेंट भी आपको पता चलेगा कि मूवमेंट सही से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एंड फील, वो भी आपको असेसमेंट इसी में आपको मिल जाएगा। ट्रिक मूवमेंट्स, ये भी आपको पता चलेगा। फिर जो इसके बाद रेंज ऑफ मोशन के बाद है वो है आपका कैप्सुलर पैटर्न। कैप्सुलर पैटर्न के बाद आता है मसल पावर, उसको हम लोग चेक करते हैं एमएमटी के साथ। एमएमटी पे भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। फिर आता है रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक्स। तो जब रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक करवाते हैं तो अगर उसके कॉन्ट्रैक्शन के साथ अगर पेन हो रहा है तो पेन का इंटेंसिटी और पेन का क्वालिटी, ठीक है, वो नोट डाउन किया जाता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ है उसको भी दिखाया जाता है कि पेशेंट कितना स्ट्रेंथ अपना लगा रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने में। और दूसरा, कौन सा तरह का कॉन्ट्रैक्शन है जो कि प्रॉब्लम को कॉज कर रहा है, जैसे कि कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। फिर आता है जॉइंट मूवमेंट, जिसमें कि क्लोज पैक्ड मूवमेंट और लूज पैक्ड मूवमेंट, ये सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग। फिर आता है कॉन्ट्रैक्चर, टाइटनेस या फिर डिफॉर्मिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं पेन असेसमेंट में। तो पेन को हम लोग मेज़र करने के लिए एक बहुत बढ़िया टूल है, एक बहुत बढ़िया हथियार है जिसको हम लोग कह देते हैं VAS। ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली 1 से 10 तक रेटिंग होता है। ठीक है, 1 से 10 तक पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपने दर्द को 1 से 10 के बीच में रेट कीजिए। 1 का मतलब आपको बिल्कुल भी कम पेन है और 10 का मतलब बहुत ज़्यादा पेन है। तो पेशेंट क्या है, आपको बोलेगा कि आज हमको 8 मान लीजिए, 8 का पेन है, 8 रेटिंग मान लीजिए। फिर क्या किया, आप उसका सप्ताह 10 दिन इलाज किया और 10 दिन के बाद फिर आप उससे पूछे कि आज आपका दर्द कितना है, आज आप बताइए। तो मान लीजिए अगर वो 5 या 6 बोल रहा है तो इसका मतलब है ना कि पेन उसका घट रहा है। और अगर वो बोल रहा है कि नहीं 8 ही है तो इसका मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। और अगर वो बोल रहा है कि 8 से ज़्यादा है तो इसका मतलब मामला और ख़राब हो गया पहले से। तो ये है आपका पेन का एक स्केल जिसको VAS स्केल बोलते हैं। अब पेन का असेसमेंट में क्या आता है, साइट सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं कि कहाँ पे दर्द हो रहा है, किस तरह का दर्द है, क्योंकि बहुत सारा टाइप होता है पेन का। फिर उसका ऑनसेट कब शुरू हो रहा है और कितनी देर के लिए हो रहा है, उसको हम लोग कह देते हैं ड्यूरेशन। तो साइट, टाइप, ऑनसेट और ड्यूरेशन, ये आपको याद रखना है। फिर एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स भी आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पेन को इंक्रीज़ कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पेन को डिक्रीज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट जब आप इसका जब प्रोटोकॉल तैयार करेंगे तो उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। फिर नेक्स्ट होता है फंक्शनल असेसमेंट। ठीक है, जिसमें हम लोग एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग वगैरह देख लेते हैं। और फिर आता है स्पेशल टेस्ट। अब स्पेशल टेस्ट के बारे में मैंने एक शॉर्ट बनाया है, उस शॉर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल दूंगा या फिर मैं कमेंट में भी डाल दूंगा। तो आप वहाँ पे जाइए, उसमें मैंने उस चार्ट में पूरा मतलब कि शोल्डर, एल्बो, फोर आर्म, रिस्ट, हैंड, फिर सर्वाइकल स्पाइन, लंबर स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, ठीक है, उसमें जितने भी टेस्ट आते हैं, स्पेशल टेस्ट इन ऑर्थोपेडिक के नाम से वो टाइटल मिलेगा आपको मेरा दूसरा चैनल फिजियो विद शरण में। उसमें मैंने सारे के सारे टेस्ट का मैंने नाम लिख दिया है। ठीक है, तो एक जगह पे, और साथ ही साथ वो कंडीशन भी लिख दिया जिसमें कि वो सारे टेस्ट करवाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका स्लम टेस्ट हो गया, लर्मिथ साइन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, मैंने वो सारे वो एक जगह पे करके रख दिया है। फिर आता है बैलेंस एग्जामिनेशन, जिसमें क्या आता है बर्ग बैलेंस स्केल। फिर आता है सेंसरी असेसमेंट। सेंसरी असेसमेंट में आ जाएगा सुपरफिशियल सेंसेशन, जैसे कि पेन, टेम्परेचर, लाइट, टच, प्रेशर, ये सारी चीज़ें। डीप सेंसेशन में आ जाएगा मूवमेंट सेंस, पोजीशन सेंस, जिसको हम लोग काइनेस्थेटिक सेंस भी बोलते हैं। और एक होता है आपका मिक्स्ड सेंसेशन, जिसमें कि आ गया आपका
स्टीरियोग्नोसिस, टैक्टाइल लोकलाइजेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और ग्रपिस्थीशिया, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर आता है आपका रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स में भी आ जाएगा सुपरफिशियल रिफ्लेक्स और डीप रिफ्लेक्स। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स में आएगा आपका कॉर्नियल रिफ्लेक्स, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स, क्रेमास्ट्रिक रिफ्लेक्स, ये सारी चीज़ें आ गई। डीप रिफ्लेक्स में आता है आपका बाइसेप्स जर्क, ट्राइसेप्स जर्क, बबिन्स्की साइन, नी जर्क, एंकल जर्क, ये सारी चीज़ें। और फिर आता है आपका क्लोनस। इसके बाद हम लोग जो असेसमेंट में हम लोग नोट डाउन करते हैं वो है डर्माटोम और मायोटोम। डर्माटोम और मायोटोम के ऊपर मैंने अभी तक वीडियो बनाया नहीं है और इस वीडियो में मैं उसको डिस्कस कर नहीं पाऊँगा क्योंकि एक बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। डर्माटोम और मायोटोम एक छोटा सा, उसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। बेसिकली जो भी नर्व है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सारा डर्माटोम में आता है और जो मस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सारा मायोटोम में आता है। अब इसको मैं सेपरेट वीडियो में कभी डील कर दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा मुझे। फिर आता है लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, वो है या नहीं, मतलब पाँव छोटा बड़ा तो नहीं है। फिर आता है गेट असेसमेंट, जिसमें कि टाइप्स ऑफ गेट आ गया, स्ट्राइड लेंथ आ गया, स्टेप लेंथ आ गया। बेसिकली 7 पैरामीटर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग असेस करते हैं। साथ ही साथ हम लोग फेज़ भी देखते हैं। फेज़ में जैसे कि 2 फेज़ होता है ना, एक स्टांस फेज़ हो गया और एक स्विंग फेज़ हो गया, ठीक है। अब स्टांस फेज़ में भी आ जाएगा आपका फुट, जो आपका हील स्ट्राइक होता है, फिर फुट फ्लैट होता है, ठीक है, फिर पुश ऑफ होता है। तो वो सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। फिर स्विंग फेज़ में भी जो 3 होते हैं वो सारे अच्छे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कि सबसे पहला तो क्लिनिकल इम्प्रेशन है, ठीक है। फिर आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। फिर आता है फाइंडिंग्स टू मेक फाइनल इम्प्रेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं फाइनल डायग्नोसिस। इसमें इलेक्ट्रो डायग्नोसिस वगैरह भी किया जाता है, जो कि है आपका EMG, NCV एक्सेट्रा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ही आ जाएगा आपका क्या, एक्सरे वगैरह सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बाद जो फाइनल इंप्रेशन जो बनता है, क्लिनिकल इंप्रेशन के बाद और डिफरेंशियल डायग्नोसिस को करके फिर हम लोग फाइनल इंप्रेशन बनाते हैं और उसके बाद हम लोग फाइनल डायग्नोसिस तैयार करते हैं। अब इसी के साथ साथ हम लोग गोल प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद हम लोग 2 तरीके से गोल को डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा कि पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है, उसका स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी है, उसका पोस्चर है, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ। शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा, उसका पेन ठीक हो जाए, ठीक है। मसल में अगर ताकत वगैरह जो भी है, आपका मसल स्ट्रेंथ वगैरह जो भी है, वो सब सारे लॉन्ग टर्म में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है आपका ट्रीटमेंट प्लान। 4 तरह का ट्रीटमेंट प्लान होता है, इलेक्ट्रिक मोडालिटीज़, मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन वगैरह, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सरसाइजेज एंड देन स्प्लिंट्स या फिर असिस्टिव डिवाइस एज पर नेसेसिटी। तो ये था आपका पूरा का पूरा ऑर्थोपेडिक असेसमेंट का फॉर्मेट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।